न्याय की बात करना लेफ्टिस्ट है। मैं बिल्कुल लेफ्टिस्ट हूं उस अर्थ में, और याद रखिए सिर्फ मैं ही नहीं, भारत का संविधान भी लेफ्टिस्ट है उस अर्थ में। स्टेटमेंट का जी कि वो कहा करते थे भोले किसान जो है बोलना सीखो और दुश्मन को पहचानो, लेकिन इस जिले गौतम बुद्ध नगर के जो कुछ भोले किसान हैं उनका आरोप और सवाल है आप लोगों से। भोले किसानों का कहना यह है कि अब जब वोट की बारी आई है तो कैंपेन चलाया जा रहा है नो वोट फॉर बीजेपी का, लेकिन जब पिछले 13 महीने विकट परिस्थिति में, जिसकी जिक्र हनन मौला जी भी कर रहे थे, बाकी कठिन परिस्थितियों में किसानों ने आंदोलन किया और उनकी बात उस समय के लिए मानी भी गई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है और निश्चित रूप से कि सरकार ने वादा खिलाफी किया है। लेकिन जो भोले किसान है उनका कहना यह है कि आखिर क्या मजबूरी थी कि आंदोलन खत्म कर दी गई, और उसके बाद आपके ही किसान मोर्चा के कुछ नेता जो है पंजाब में जाकर राजनीतिक दल बनाते हैं, अमरिंदर सिंह से, कैप्टन अमरिंदर सिंह से बातचीत भी कर रहे हैं। उनका आरोप है आप पर कि ये सिर्फ अपना एजेंडा चला रहे हैं, किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ के भोले किसानों का सवाल है जी। योगेंद्र, पहला, जैसा आपने नोटिस किया होगा, जिस दिन हमारे साथियों ने पंजाब में संयुक्त समाज मोर्चा नामक पार्टी के गठन की घोषणा की, ठीक उसी दिन 2 घंटे के भीतर संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है और हम ऐसी चुनावी राजनीति में कतई नहीं है। दूसरा, उसके 2 सप्ताह बाद हमने सब संगठनों की राष्ट्रीय बैठक की और राष्ट्रीय बैठक में फैसला करके कहा कि अब ये संयुक्त किसान मोर्चा के साथ नहीं है। किसी भी आंदोलन में ऐसे तमाम लोग आएंगे जो कि उसका तरह तरह की चीज़ों के लिए फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आंदोलन किसी के बचपन से उसके चरित्र की गारंटी तो नहीं ले सकता। जो जिस दिन लकीर के दूसरी तरफ जाएगा उसको बताया जाएगा कि आप इसमें नहीं हैं। दूसरा, आंदोलन वापस क्यों लिया गया? अगर आंदोलन वापस न लिया जाता तो मुझे इसी प्रेस वार्ता में आप जैसे प्रखर पत्रकार पूछते, देखिए 3 कानून वापस हो गए, आप फिर भी अड़े हुए हैं। हो ना हो, आपका मामला सिर्फ चुनाव तक है। आप तो बीजेपी को धूल चटाना चाहते हैं, आपको किसानों के भले से कोई लाने देना नहीं है। हमारी पहली मांग थी 3 कानून वापस लो। किसी भी स्थिति में चुनाव के कारण ही, उत्तर प्रदेश के चुनाव के कारण ही सरकार ने वापस ले लिए। उसके बाद हमारी सबसे बड़ी मांग थी एमएसपी। हमने 2 दिन बाद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के बताया कि अच्छा किया आपने वापस ले लिए, लेकिन हमारी ये मांगे अभी बकाया है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कई तरफ से दबाव कि उठ जाओ। हमने कहा ऐसे कैसे उठ जाए भाई, बताए तो सही सरकार क्या करेगी। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री ने घोषणा की, 9 दिसंबर तक हम टिके रहे, 20 दिन तक हम और बैठे रहे। क्यों? क्योंकि हम केवल उससे संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद सरकार ने लिखित वायदे हमें किए, उसके बाद हम उठे। आज आप जरूर पूछ सकते हैं कि सरकार के लिखित वादों पे आपने विश्वास क्यों किया, ये बात किसान हमसे पूछेगा। जी, लिखित वादे पे हमने विश्वास क्यों किया? अगर लिखित वादे पे विश्वास न करते तो टीवी चैनल वाले दिन रात कहते भाई अब तो लिख के दे दिया, अब भी तुम लोग ना टल रहे, अब तो ये हो गया। लेकिन ये बात सच है कि इससे किसान को जरूर सबक मिला है, और ये बहुत दुखद सबक है कि केंद्र सरकार लिखकर जो वादा करे उससे भी मुकर सकती है। इससे सत्ता के प्रति और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का एक अविश्वास बहुत गहरा होगा। और प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, सरकारें आएंगी जाएंगी, सब कुछ होगा, लेकिन अगर किसान को सरकार से इतना गहरा अविश्वास हो गया कि भाई लिख के भी इनकी बात का यकीन नहीं है, तो अगली सरकारें कैसे काम करेंगी? कोई किसान कैसे किसी सरकार से डील करेगा? जैसे आप बताइए, केस वापस लेने का मामला है। अब आप भी जानते हैं केस वापस रातों रात हो नहीं सकता। इसमें 3-4 हफ्ते की प्रक्रिया होती है। पहले एक फाइल मूव करती है, कोई कोर्ट में चला गया है तो उसका दूसरा तरीका, कई तरीके हैं जिससे केस वापस होता है। तो सरकार ने ये कहा भाई साहब अगर आप कहो केस वापस करने का, हम तो लिख के दे सकते हैं कि कर देंगे, रातों रात तो नहीं होगा। हमने कहा जी रातों रात नहीं होगा। उनका हम लिख के आपको दे रहे हैं कि कर देंगे। ठीक है भाई, कर दिया। अब उसके बाद ये मुकर जाएंगे, ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा सबक है। आप सही कह रहे हो, बहुत ही धक्का है। और जिस किसान को ये महसूस हुआ हो कि भाई देख, लिखित बात पे आपने क्यों विश्वास कर लिया, अगली बार से लिखित पे भी विश्वास ना करेंगे भाई, बताओ पर कैसे देश चलेगा? आप सोचो। दूसरा सवाल ये है कि जब से 31 जनवरी से नो वोट फॉर बीजेपी का कैंपेन ट्विटर पे शुरू हुआ है, तब से सबसे ज्यादा जिक्र हनन मौला जी आपके नाम को लेकर, योगेंद्र जी आपके नाम को लेकर ये किया जा रहा है
कि ये आज के समय में देश में जो वामपंथी विचारधारा है वो लगभग समाप्त हो चुकी है। कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत दिखती है। तो हनन मौला जैसे लोग और योगेंद्र यादव जैसे लोग जो हैं वो जो वामपंथी जो विचारधारा है उस एजेंडा को लेकर के किसानों के नाम पर उस एजेंडा को चलाने का कोशिश कर रहे हैं। चर्चा का बहुत बड़ा विषय है यहाँ। दादा पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं देता। इसका जवाब क्या देंगे? 500 संगठन है, हम पहले ही बोला 500 संगठन है, उनमें से 3-4 संगठन है वामपंथी का संबंध। और वामपंथी होना हिंदुस्तान में कोई अपराध नहीं है। इंसान हो तो आपका सोच होना चाहिए, और सही इंसान हो तो आपका गहरा सोच होना चाहिए। जिस सोच है उस सोच में आड़े रहना चाहिए। ये पशु नहीं है, हम इंसान है। तो हमारा सही सोच जो है देश के बारे में सोच रखने का वाला लोग है। तो सिर्फ 500 में 4-5 संगठन ये पूरा कुत्ता को हिला रहा है, या आप विश्वास करो तो आपके ऊपर निर्भर करते हैं। 500 संगठन थोड़ा ही वामपंथी है। संगठन सहमति से स्कैम काम चलाता है। हर हफ्ता में 3-4 मीटिंग होता है 7 मेंबर का, और उसके बाद 15 दिन में एक बार सारे संगठन का जनरल बॉडी होता है, करके डिसीजन होता है। कोई तो वामपंथी है। तो ये कहने का तरीका है, बहाना है, ये बात है। हमने इससे कोई ये नहीं करता। एक क्योंकि मेरे से भी ये प्रश्न था तो मैं उसका भी कर दूं। पहली बात, लेफ्टिस्ट वामपंथी होना है ना। अगर लेफ्टिस्ट होने का मतलब है कम्युनिस्ट होना, सोवियत संघ का सपोर्ट करना और ये कहना कि बाजार ना रहे और केवल राज्य की सत्ता रहे, इस अर्थ में मैं लेफ्टिस्ट कभी नहीं रहा, ना आज हूँ, आगे होने की संभावना कम है। लेकिन अगर गरीब की बात करना, अंतिम इंसान की बात करना लेफ्टिस्ट है, अगर अडानी अंबानी के बढ़ते हुए साम्राज्य के खिलाफ उंगली उठाना लेफ्टिस्ट है, अगर समानता और न्याय की बात करना लेफ्टिस्ट है, मैं बिल्कुल लेफ्टिस्ट हूँ उस अर्थ में। और याद रखिए, सिर्फ मैं ही नहीं, भारत का संविधान भी लेफ्टिस्ट है उस अर्थ में। उस अर्थ में कतई लेफ्टिस्ट हूँ, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म उनको आनी चाहिए जो इस सवाल की तरफ आंख मूंद के बैठे हैं कि जब पेंडेमिक इस देश में शुरू हुआ उस दिन अडानी जी की संपत्ति कितनी थी, जाके देखिएगा। ये फोर्ब्स नामक पत्रिका है जो डेली निकालती है। जिस दिन महामारी शुरू हुई, अडानी जी की संपत्ति थी 66,000 करोड़ रुपया। उसके बाद इस देश के हर व्यक्ति की इनकम कम हुई है। यहां बैठे मैं आपसे पूछूंगा नहीं, इस कमरे में जो लोग हैं उनमें से सब, मैं समझता हूं एक आधे को छोड़ के हर एक की इनकम 2-4 पैसा कम ही हुई है। लेकिन श्री अडानी की संपत्ति ना सिर्फ बढ़ी है, कितनी बढ़ी है आप अनुमान लगाइए। परसों मैंने चेक किया था, 6.8 लाख करोड़ हो चुकी है उनकी संपत्ति पिछले 1.5 साल में। 66,000 से 6.9 लाख करोड़। अरे भाई वो फॉर्मूला मुझे भी बता दो भाई, जिससे बढ़ सके हर एक को बताओ हिंदुस्तानियों को। सारा देश डूब गया। हर एक की व्यक्ति, जो मूंगफली बेचने वाला था, जो घर पे सफाई करता है, जो किसान है, हर एक की इनकम घट गई और इस आदमी की इनकम 10 गुना बढ़ गई 1.5 साल में। अगर ये सवाल उठाना लेफ्टिस्ट है तो मुझे शर्म है उन लोगों पे जो लेफ्टिस्ट नहीं है। जी योगेंद्र जी, एक सवाल था कि आप वोट की